फिर उन्होंने प्रीति को साड़ी पहनाई। प्रीति ने अपने बाल बांधे और साधना जी के दिए हुए सारे गहने पहन लिए। आज अपने इस नए लुक में प्रीति बिल्कुल बदली बदली लग रही थी। वो नानी जी के साथ तैयार होकर बाहर आई। उसी समय विक्रम भी तैयार होकर आया था। कुछ पल के लिए ही सही, पर दोनों की नजरें एक दूसरे पर ठहर गई। विक्रम वाइट कुर्ते पजामे में आज एकदम ही अलग लग रहा था, तो प्रीति को इस लुक में देखकर विक्रम उसे देखता ही रह गया। सभी कुल देवी के मंदिर में पूजा के लिए निकल गए। कुल देवी की पूजा और हवन के बाद प्रीति नानी जी के साथ घर आ गई, पर विक्रम को जरूरी काम का बहाना करके वहां से जाने लगा। पर तभी उसे ध्यान आया कि आज राजवीर उससे मिलने आ रहा है, तो वो भी घर पर आ गया। उनके घर पहुंचते ही गुरप्रीत जी, अंगद जी और राजवीर विक्रम के घर पहुंचे। राणा जी ने उन सभी का अच्छे से आदर सत्कार किया। गुरप्रीत जी ने अपने साथ लाया हुआ नेकलेस प्रीति को पहनाया और सोने की चेन और अंगूठी विक्रम को तोहफे में दी। अंगद जी और गुरप्रीत जी की तरफ देखते हुए राजवीर ने कहा, आप सब बैठकर बात करिए, मुझे विक्रम से कुछ जरूरी बात करनी है। विक्रम ने भी हाँ में सिर हिलाया और राजवीर को लेकर गार्डन एरिया की तरफ चला गया। उधर प्रीति भी सभी को आते हैं बोलकर राजवीर के पीछे पीछे आ गई। राजवीर विक्रम से कुछ पूछता, तभी प्रीति बोल पड़ी, भैया जो भी कुछ हुआ उसमें विक्रम की कोई गलती नहीं है, वो मेरी गलती थी। राजवीर ने एक नजर प्रीति को देखा, फिर कहा, पर वो वीडियो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। विक्रम कुछ बोलता, तभी प्रीति आंखों में आंसू लिए हुए लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली, भाई उस दिन बाथरूम में छिपकली थी, मैं अचानक ही घबराकर चिल्लाकर बाहर आ गई। विक्रम रूम के बाहर था, उसे लगा अंदर कोई मुझे परेशान कर रहा है, तो वो भी रूम खोलकर अंदर आ गया, पर पता नहीं किसने उस दौरान की फोटो खींचकर मीडिया में पब्लिश कर दी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। राजवीर ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, पर इतना कहूंगा, तुम लोगों ने शादी की है तो इसे अच्छे से दिल से निभाना। ये रिश्ता विश्वास और प्यार से चलता है, तो चलो अंदर चलते हैं। प्रीति और विक्रम ने एक नजर एक दूसरे को देखा, फिर वो भी राजवीर के पीछे पीछे चल पड़े। विक्रम के दिमाग में अभी भी सुधा और प्रीति की बातें ही चल रही थी। विक्रम ने एक नजर घड़ी में टाइम देखा। पुणे की फ्लाइट में अब ज्यादा समय नहीं रह गया था। जैसे ही राजवीर के परिवार वाले घर से गए, वैसे ही विक्रम किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर वहां से एयरपोर्ट के लिए चला गया। उसने पुणे की फ्लाइट पकड़ी और कुछ ही घंटों में वो पुणे में था। उसका दिमाग अब पूरी तरह से तेज और तनु के आसपास भटकने लगा था। कितना कुछ हो गया था उसकी जिंदगी में। विक्रम को सोच सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा था। कुछ ही समय में खंडाला के फार्म हाउस में पहुंच गया। खंडाला में तनु के घर। तेज के जाने के बाद ही तनु को बहुत अधूरापन लग रहा था। वो अपने फार्म हाउस के साथ लगी हुई पहाड़ी पर ही जाकर बैठ गई। उसी समय विक्रम तनु के घर आया। वो दादाजी से मिला और तेज की तबीयत के बारे में पूछने लगा। दादाजी ने कहा, तेज को अभी तक होश नहीं आया है, इसीलिए हमने उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। विक्रम ने हड़बड़ाकर पूछा, तो क्या तनु भी ऑस्ट्रेलिया चली गई? दादाजी ने बताया, नहीं, तनु की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने उसे कहीं जाने नहीं दिया। बस भगवान से यही प्रार्थना है, तेज जल्दी ठीक हो जाए। विक्रम ने पूछा, दादाजी क्या मैं तनु से मिल सकता हूँ? दादाजी ने मार्गरेटा को बुलाया और उसके साथ विक्रम को पहाड़ी की तरफ भेज दिया। तनु अभी भी सोच में गुम पहाड़ी पर ही बैठी थी। विक्रम उसके बगल में जाकर बैठ गया। तनु ने अचानक ही चौंक कर उसे देखा और कहा, विक्रम तुम कब आए? विक्रम ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुमने तो मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं समझी। कल शिल्पा से बात हुई थी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए तुमसे मिलने चला आया। बताओ कैसी हो? अब ये फॉर्मल क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूँ। तनु ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी परेशानियों में घिरी थी कि किसी का ध्यान ही नहीं रहा। सॉरी, तुम्हें बता नहीं पाई, पर तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ तुम्हारा सब कैसा चल रहा है? तभी विक्रम को अपनी और प्रीति की शादी की बात याद आ गई। उसने तनु से कहा, मैंने प्रीति से शादी कर ली है, कल ही। तनु ने चौंकते हुए कहा, क्या? पर कैसे? मतलब ये सब हुआ कैसे? विक्रम ने उसे सारी बात बताई तो तनु ने भी कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मन ही मन मैं चाहती थी तुम्हें भी एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए और शायद वो प्रीति ही है। विक्रम ने थोड़े दुखी स्वर में कहा, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि प्रीति ने मुझे बताया था वो किसी समीर से प्यार करती है और मैं अब उन दोनों के बीच में आ गया हूँ। तभी मार्गरेटा वहां जूस और स्नैक्स लेकर आ गई। तनु ने फिर विक्रम की तरफ देखकर कहा, आओ नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करते करते तनु ने विक्रम से कहा, पर अब तो तुम दोनों की शादी हो गई है। मैं जानती हूँ बुरा हुआ,
पर मैं इस बारे में एक बार प्रीति से बात करूंगी। हो सकता है समीर प्रीति का आकर्षण हो। वैसे तुम बताओ, क्या तुम प्रीति को पसंद करते हो? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद भी इसका जवाब नहीं पता था। पर अभी भी उसका ध्यान तनु में ही लगा हुआ था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि तनु की हालत बहुत खराब रही थी। शायद वो अब ठीक से अपने खाने पीने का ध्यान नहीं देती थी। विक्रम ने तनु की तरफ देखकर कहा, तुम काठगोदाम वापस चलो, वहां पर सभी हैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। यहाँ अकेले कैसे करोगी? तनु ने विक्रम की तरफ देखकर कहा, जब तक तेज नहीं आ जाते मैं उनका यही इंतजार करूंगी। उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगी। विक्रम मुस्कुराकर तनु को ही देखता रहा। उन्हें काफी समय हो गया था वहां बात करते करते। विक्रम ने फिर आने का कहकर तनु से विदा ली और भारी मन से वापस पुणे एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। रात होते होते वो वापस दिल्ली पहुंच गया था। दिल्ली में विक्रम के घर सभी खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए थे। प्रीति को भी विक्रम के रूम में भेज दिया गया था। रात के 11 बज रहे थे। कुल देवी की पूजा के बाद ही विक्रम जब से घर आया था अभी तक लौटकर नहीं आया था। पता नहीं क्यों, पर प्रीति को बहुत बेचैनी हो रही थी। वो बेसब्री से टहलते हुए विक्रम का इंतजार कर रही थी। साधना जी प्रीति को कहकर गई थी कि विक्रम के आने के बाद उसे खाना खिला देना, खाने के ही बहाने सही। पर प्रीति इंतजार कर रही थी रूम में। टहलते हुए उसके मन में सैकड़ों सवाल आ रहे थे। उसने अपने मन में कहा, रब जी, इन विक्रम जी को तो समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। कभी अचानक से बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी एकदम खड़ूस। अब सुबह तक तो मूड एकदम ठीक था, फिर ये घर से सबको बगैर बताए जाने कहाँ चले गए। अभी तो इनसे इतना रिश्ता भी नहीं बना कि फोन लगाकर पूछ लूं कि कहीं मिस्टर खड़ूस गुस्सा ना हो जाए। फिर उसने अपने आप से ही कहा, छोड़ो प्रीति, तुम भी कहाँ उस खूसट आदमी में दिमाग लगा रही हो। वैसे भी इनका कितना भी कर लिया जाए, आते ही बोलेंगे मेरे लिए इंतजार करने की क्या जरूरत थी, खाना खाकर सो जाती, क्योंकि अच्छे से तो ये बात करेंगे नहीं। एक मैं हूँ पागल जो बगैर खाना खाए इनका इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ इतने बजे मैं आराम से कंबल ओढ़कर सो जाती थी। तभी अचानक दरवाजे खुलने की आवाज आई। विक्रम अंदर आया, पर प्रीति को देखकर अचानक ही चौंक गया। शादी के बाद आज पहली बार दोनों एक ही कमरे में थे। इससे वो थोड़ा अचकचा गया। आते ही उसने कहा, मेरे लिए इतनी रात तक जागने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। फिर वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। प्रीति वहीं बेड पर बैठकर अपने दुपट्टे को उंगली में लपेटने लगी। उसने मन में कहा, देखा रब जी, मैंने कहा था ना आपसे, विक्रम जी आते ही मुझसे यही कहेंगे कि मेरे लिए इतनी देर तक जागने की क्या जरूरत है। इतना भी नहीं लगा कि मैं उनके लिए इतनी देर से जाग रही हूँ, पर नहीं, इन्हें तो अपने खुसटपन से फुर्सत ही नहीं है। विक्रम बाहर आया। प्रीति को अभी भी बैठे देखकर कहा, मैंने कहा ना तुम सो जाओ। प्रीति ने वैसे ही दुपट्टा उंगली में लपेटे हुए कहा, वो मम्मी जी ने कहा था आपको खाना खिलाकर ही सोना है, तो आप खाना नीचे चलकर खाएंगे या मैं ऊपर ही ले आऊं? विक्रम ने उससे कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और खाना खाने का भी मन नहीं है, तो तुम परेशान मत हो, सो जाओ। फिर उसने बेड से पिलो लिया और बेडरूम से ही लगे काउच में सोने चला गया। प्रीति को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उठकर लाइट बंद करने वाली थी। तभी विक्रम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे पूछा, तुमने खाना खाया या नहीं? तो प्रीति ने उसे देखकर नामे गर्दन हिला दी। विक्रम ने आश्चर्य से कहा, 11 बज रहे हैं, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? फिर कुछ सोचते हुए कहा, मेरी तो आदत है ऐसे ही सो जाने की, पर तुम समय से खाना खा लिया करो। चलो नीचे चलते हैं। दोनों ही डाइनिंग हॉल में आ गए। सुधा भी उधर पानी के लिए किचन में आ रही थी, पर दोनों को खाना खाते देख उसे बहुत जलन होने लगी। कहाँ प्रीति उसे फूटी आग भी पसंद नहीं थी, और आज उसने इस घर की मालकिन बनने का सपना चूर चूर कर दिया था। वो बगैर पानी लिए ही गुस्से में अपने रूम में चली गई। उधर खाना खाने के बाद दोनों ही बेडरूम में आकर अपनी अपनी जगह पर सो गए। प्रीति को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी विक्रम से जानना चाहती थी कि पूरे दिन वो कहाँ था, पर उसने अपने दिमाग को झटका और कुछ ही देर में नींद के आगोश में समा गई। उधर विक्रम की आंखों से भी नींद गायब थी। अभी भी उसके सामने तनु का उदासी से भरा चेहरा घूम रहा था। वो अपना फोन लेकर बाहर गैलरी में आ गया। उसने ऑस्ट्रेलिया में किसी को फोन लगाया। कुछ देर बात करने के बाद गहरी सांस लेकर फोन रख दिया। उसने अपने आप से कहा, तनु, तुम्हारी खुशियां जिसमें है वो मैं तुम्हें दिलाकर ही रहूंगा, और जहां तक तेज का सवाल है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे सामने होगा। मैं फिर से तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। इश्क, ये कैसा इश्क है यार, मेरा खुश हो
किसी और के साथ, और हम तो बस उसकी खुशियां चाहते हैं और उसकी खुशियों के लिए ढेर सारे आसमान के सितारे उसके दामन में ले आते हैं। उधर खंडाला में आज तो तनु की आंखों से भी नींद गायब थी। वो भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि तेज जल्दी से ठीक हो जाए। खंडाला में रात का मौसम वैसे भी बहुत सुहाना होता है। तनु ने शॉल ली और ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी। उसने प्लान बना लिया था कि तेज के सपने को पूरा करने के लिए उसे क्या क्या करना है। दिल्ली के होटल का कारोबार उसने अच्छी तरह से संभाल लिया था। जो प्रॉफिट उनके पास आता था अब 30% बढ़ गया था। तनु इसे और बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। एक मामूली सी लड़की आज एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनकर खड़ी थी। उसे खंडाला का आश्रम भी बहुत जल्दी पूरा करना था। बस कुछ दिनों का काम बाकी रह गया था। राजवीर भी बहुत अच्छे से काम संभाल रहा था। उसे सारी स्थितियों पर गौर किया, फिर वापस अपने रूम में आकर सो गई। तनु सुबह भी जल्दी जाग गई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही उसने अरुण को फोन लगाया और दिल्ली की ओबेरॉय होटल से सारी डिटेल लाने कहा। वो खंडाला में भी डेयरी फार्मिंग करना चाहती थी। बस उसे इंतजार था आश्रम के पूरा होने का। उसने अरुण को कुछ कागजात लाने को कहा और एक मैसेज काली को भी भेज दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया में तेज का इलाज उसी हॉस्पिटल में चालू हुआ था जहां पहले मोहित एडमिट था। मोहित बड़े प्यार से अपने जीजू का ख्याल रख रहा था। उसने तेज के हाथ को पकड़कर कहा, जीजू, सबने हमारा साथ छोड़ दिया, पर प्लीज आप जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। आपको इस हालत में देखकर दीदी की क्या हालत है मैं आपको नहीं बता सकता। आपको पता है जल्दी हमारे घर में 2 नन्हे बेबी आने वाले हैं। आप जल्दी ठीक हो जाइए। जिस डॉक्टर जॉन को दादाजी और डॉक्टर ममता ने अपॉइंट किया था वो तो इलाज कर ही रहा था तेज का, पर अचानक ही वहां एक नए सीनियर डॉक्टर का आगमन हुआ, डॉक्टर स्मिथ। डॉक्टर स्मिथ ने डॉक्टर जॉन से मुलाकात की, तेज की सारी रिपोर्ट ली और दोनों ही मिलकर तेज का इलाज करने लगे। डॉक्टर स्मिथ इस फील्ड में काफी पुराने थे और डॉक्टर जॉन उनके जूनियर। डॉक्टर स्मिथ को विक्रम ने वहां भेजा था। वो भी चाहता था तेज जल्द से जल्द ठीक होकर खंडाला आ जाए।